मानचित्र। आपको मैंने पहले बताया कि मान लिया हमने किसी सड़क को कि वह 2 किलोमीटर की थी और नक्शे मान लिया वह 2 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। इस तरह से हम उस चित्र को मानते हुए जब अध्ययन करते हैं, जो उकेरते हैं जिस आकृति को, वह कहलाता है मानचित्र। अच्छा, इसको एक दूसरे तरह से सोचो आप। सूक्ष्मदर्शी और मानचित्र दोनों के बारे में आपने कभी सोचा है? किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ को जो हमारी आंखों से दिखाई ना दे, उसको बड़ा करके देखना हो तो सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ को छोटा करके देखना हो तो मानचित्र का प्रयोग करना होता है। जैसे आपने देखा होगा पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है, लेकिन जब हम उसको ग्लोब पर देखते हैं तो वो हमारे हाथों में समा जाती है। क्यों? क्योंकि हमने उसे आनुपातिक आधार पर तैयार किया हुआ है और हमको फिर ये देख के अंदाज लग जाता है कि कहाँ पर अमेरिका है, कहाँ भूमध्य सागर है, कहाँ कर्क रेखा है, कहाँ मकर रेखा है। इसीलिए मानचित्र का अध्ययन जरूरी है। मैंने पहले भी आपको कई वीडियोज़ में बताया है कि यदि आप भूगोल के बहुत अच्छे विद्यार्थी होना चाहते हैं तो आपको नक्शे का अध्ययन करते आना चाहिए। नक्शा अर्थात मैप, और मैप मतलब हिंदी में मानचित्र। इसी मानचित्र को हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं अध्याय के अंतर्गत मानचित्र पठन और अंकन में, और मैं मनीष शंकर तिवारी, और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मानचित्र पठन एवं अंकन, इसके अंतर्गत आज का विषय है मौसमी दशाओं के संकेत। प्रेक्षणशालाओं से प्राप्त मौसम तत्वों को मानचित्र पर अंकों, चिन्हों या प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह अंक, चिन्ह या प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होते हैं और इन्हें ही अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत कहा जाता है। इन संकेतों को 1935 ईस्वी में इटली के वारसा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संघ द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। मौसम के जो संकेत होते हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रदान की जाती है। 1935 में भी ऐसे ही एक मौसम विज्ञान कार्यशाला आयोजित हुई थी इटली के वारसा नाम की जगह पर, और वहाँ पर मौसम विज्ञानियों ने मौसम के लिए एक कॉमन कोड, कॉमन चिन्ह तैयार किए, कॉमन अंक तैयार किए, जो सारे विश्व में एक जैसे प्रयोग किए जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे समझ लीजिए भारत में वर्षा के लिए यदि एक गोल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और यदि जापान में वर्षा के लिए त्रिभुज का उपयोग किया जाए, और यदि चीन में वर्षा के लिए स्टार का उपयोग किया जाए, तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौसम को समझने में कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। तो इसलिए मौसम विज्ञान कार्यशाला में यह निर्णय लिया गया कि सारे विश्व में वर्षा कहीं भी होगी उसको एक गोल चिन्ह से ही दर्शाया जाएगा। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौसम की दशाओं एवं तत्वों के अध्ययन के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए, कुछ अंक निर्धारित किए गए, उनको सारे विश्व के लिए मान्यता प्रदान की गई। यह कहाँ की गई? इटली के वारसा नाम की जगह पर, वारसा नाम के शहर पर सन 1935 में। इसे आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मानचित्र में हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम मानचित्र पर अंकित सूचनाओं का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जाता है। भारत में जो मौसम मानचित्र होते हैं उनमें शीर्षक क्या क्या होते हैं? तो पहला, प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत तिथि, दिन तथा समय का अंकन होता है, मतलब पंचांग दिया जाता है कि आज कौन सा तारीख है, आज की दिन कौन सा है और कितने बजे का यह मानचित्र है। जब हम इस पाठ के अंत में अध्ययन करेंगे तो उस मानचित्र को आप देखना, उसमें ये चीज़ आपको उल्लेखित होगी। साथ ही साथ चूँकि भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है, इसलिए मानसून का उल्लेख करना भी इसमें आवश्यक हो जाता है। इसके बाद तापमान का वितरण। तापमान का वितरण में क्या होता है कि सामान्य से ताप कितना अधिक है या कितना न्यून है, यह तापक्रम के विचलन से पता चलता है। विचलन मतलब तापमान का कम होना, ज़्यादा होना, कम होना, ज़्यादा होना, यह तापमान का विचलन कहलाता है कि कहीं पे तापमान बढ़ गया, कहीं पे कम हो गया, कहीं फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, कहीं सम बराबर रहा, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। ये जो उतार चढ़ाव कहलाता है तापमान का, यही कहलाता है तापक्रम का विचलन। यह विचलन सामान्य से 2 डिग्री अधिक या 2 डिग्री कम के अंतराल पर ही प्रदर्शित किया जाता है। इससे हमको शीतलहर और उष्ण लहर, मतलब जैसे लू या लपट हम बोलते हैं, उसको ज्ञात करने में सहायता मिलती है। इसी प्रकार बैरोमीटर के माध्यम से वायुदाब का विचलन भी ज्ञात किया जाता है और इससे पता चलता है कि वायुदाब सामान्य से कितना ऊपर है और कितना नीचे है।
10वीं कक्षा के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम इन चीज़ों को बहुत सामान्य रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे आप कक्षाओं में आगे बढ़ेंगे तो वायु दाब के बारे में, तापक्रम के बारे में, उनको दर्शाने वाली समदाब रेखाएं, समोच्च रेखाएं, इनको बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ पाएंगे। अभी मैं आपको इतना ही बता दूं कि वायु दाब क्या होता है। आपको क्या लगता है कि वायु तो बहुत हल्की चीज़ है, इसका तो कोई वजन होगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वायु में भी वजन होता है, भार होता है, और यह नीचे की तरफ आता है और यह अपने भार को लगाती है। और जिस भी चीज़ में भार होता है वह दबाव पैदा करती है, वह दबाव देती है। तो वायु में भी यही स्थिति है कि वायु का दबाव पूरे वायुमंडल के माध्यम से धरती पर पड़ता है। हमारे ऊपर भी, हमारे शरीर पर भी लगभग 112 किलो का वजन वायुमंडल द्वारा हमेशा दिया जाता है, लेकिन ये हमको महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि समांतर रूप से वायु का जो है वह वितरण यहाँ पर है पूरे वायुमंडल में, पूरी पृथ्वी पर। तो इसलिए वायु का भी अपना एक दबाव होता है और उस वायु के दबाव को भी मानचित्र में दर्शाया जाता है समदाब रेखाओं के माध्यम से। बैरोमीटर पे इसका प्रयोग होता है जो 2 मिलीबार ऊपर या नीचे इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए मानचित्र में और आगे क्या है इनको भी हम देखते हैं। उपयुक्त तापमान विचलन मानचित्र द्वारा हम तापमान संबंधी दशाओं का वर्णन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमको मानचित्र पठन के बारे में बताया जा रहा है। पहली हमारे चूंकि अध्याय का नाम है मानचित्र पठन एवं अंकन, तो पठन की दृष्टि में हम देखते हैं यह है जो नक्शा है ये भारत देश का है और किस विषय से संबंधित है? तापमान विचलन को दर्शा रहा है। यहाँ पर जो ये रेखाएं डैश 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 करके दिखी हैं, ये सीधी रेखाएं, बिना डैश वाली सीधी रेखाएं दिख रही हैं, ये 2 दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है, ये +2 दिख रहा है, तो इनका अध्ययन हमको करना है। तो यह तापमान विचलन को, तापमान संबंधी दशाओं का वर्णन किया जा रहा है इस नक्शे में। और तापमान विचलन मानचित्र को देखने से हमको क्या पता चल रहा है? यह स्थिति स्पष्ट हो रही है कि भारत के 5 क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। ये देखिए आप, ये 5 क्षेत्रों में कैसे पता चल रहा है? ये +2 लिखा हुआ है, यहाँ पर +2, ये लिखा हुआ है, ये +2, ये +2, ये +2 और ये +2, ये 5 जगह पर +2 लिखा है। मतलब यहाँ पर तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक है। ये 5 जगह कौन कौन से हैं? उत्तरी गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, मध्य राजस्थान है, झारखंड है और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर तापमान की स्थिति 2 डिग्री अधिक है सामान्य से, और यहाँ पर सामान्य तापमान है और ये 0 जो दिखा रहा है ये भी सामान्य स्थिति है। अब वायु दाब के वितरण की बात करें हम, तो मौसम मानचित्र में वायु दाब को मिलीबार से दर्शाया जाता है। इसको नापने के लिए बैरोमीटर होता है जिससे हम मिलीबार से प्रयोग करते हैं। यह भी 2 मिलीबार के अंतर से दिखाया जाता है, या तो 2 मिलीबार कम होगा या 2 मिलीबार ऊपर होगा। अब उच्च अंक को उच्च वायुदाब और निम्न अंक को निम्न वायुदाब से प्रदर्शित किया जाता है। कभी कभी निम्न वायुदाब को हम अंग्रेजी के कैपिटल L अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जबकि उच्च वायुदाब को अंग्रेजी के H कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। L फॉर लो प्रेशर, H फॉर हाई प्रेशर। इसे समोच्च रेखाओं की सहायता से भी पढ़ा जा सकता है। वायु हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। एक बहुत छोटी चीज़ इसमें बताई है कि वायु जो है वह अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है। आपने कभी गुब्बारे से इसकी टेस्टिंग करके देखना। गुब्बारे में आप हवा भरोगे और हवा भरने के बाद पूरा गुब्बारा भर लो, और जहाँ से आपने हवा भरी है उस मुहाने को आप थोड़ा सा दबाए रखना। इसके बाद गुब्बारे पे दबाव पैदा करना। तो गुब्बारे में जब दबाव पैदा होगा तो गुब्बारे के अंदर अधिक दबाव होगा, और जब आप गुब्बारे के मुंह को छोड़ेंगे तो हवा बाहर की तरफ जाएगी। मतलब हवा अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ भाग रही है। समझ में आ गया वायु दाब के बारे में? आगे हम देखते हैं। चलिए वायु दाब के बारे में, जैसा कि चक्रवात है, इस चक्रवात में हम देखते हैं कि ये चक्रवात की जो केंद्र है, इसको हम चक्रवात की आँख ही बोलते हैं। ये आपको ये दिख रहा है डॉटेड, यहाँ पर बहुत कम वायुदाब होता है और आसपास बहुत ज़्यादा वायुदाब हो जाता है, और इस वजह से ये जो उच्च वायुदाब की जितनी हवाएं हैं ये यहाँ पर कम वायुदाब की तरफ बढ़ने लगती हैं, और इस तरह से एक चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। वायुदाब का सामान्य वितरण क्या होता है? उच्च एवं न्यून वायुदाब क्षेत्र में किया जाता है। समदाब रेखाओं की उपनति एवं वायुदाब की प्रवणता, चक्रवातों की गति, इसका अध्ययन किया जाता है। अब वायुदाब की प्रवणता क्या होती है? वायुदाब की प्रवणता मतलब जब वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो इसी को हम वायुदाब की प्रवणता कहते हैं। जितनी स्पीड से जाएगी तो वायुदाब की प्रवणता उतनी अधिक होगी, जितने कम गति से जाएगी वायुदाब की प्रवणता उतनी कम होगी।
तो ये सामान्य वायुदाब से प्रवणता तीसरा है। तो इस तरह से वायुदाब की जो अध्ययन है वो 3 बिंदु हैं। वायुदाब का सामान्य वितरण, रेखाओं की उपनति, वायुदाब की प्रवणता एवं चक्रवातों की गति तथा सामान्य वायुदाब से प्रवणता क्या उत्पन्न होती है, यह मौसम मानचित्र में हमको दिखता है। वायुदाब मानचित्र यहाँ पर देखिए, अभी हमने तापमान विचलन देखा था भारत का, अब हम भारत का वायुदाब विचलन देखते हैं। तो वायुदाब वितरण मानचित्र द्वारा हम मौसम के वायुदाब संबंधी दशाओं का वर्णन कर सकते हैं। वायुदाब रेखाओं द्वारा हम चक्रवात, प्रतिचक्रवात, अल्पदाब, गर्त एवं फान आदि वायुदाब संबंधी दशाओं को जान सकते हैं। दिए गए वायुदाब विचलन मानचित्र से स्पष्ट होता है कि सामान्य से वायुदाब 2 मिलीबार कम रहा। केवल 2 क्षेत्रों में वायुदाब सामान्य रहा। उत्तर बिहार का पर्वतीय क्षेत्र, अंडमान निकोबार तथा पूर्वी म्यांमार में वायुदाब सामान्य है। अब आप इसको नक्शे में देखिए, क्या बोल रहा है ये, सामान्य से 2 डिग्री वायुदाब कम रहा। तो ये देखिए आप, ये -2 यहाँ पर, ये -2 लिखा है। तो ये जिन क्षेत्रों से रेखा गुजर रही है, ये देखिए इस तरह से ये इन क्षेत्रों में सामान्य से वायुदाब कम रहा। यहाँ पर सामान्य से वायुदाब 4 डिग्री अधिक रहा है। ये 2 क्षेत्रों में कम रहा है। एक ये हिस्सा देखिए, यहाँ पर भी सामान्य से वायुदाब कम रहा है। और वायुदाब सामान्य कहाँ पर है, ये जहाँ पर ये 0 दिख रहा है, ये म्यांमार और पूर्वी म्यांमार का क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप से लगा हुआ, और ये नेपाल वाला, ये बिहार का पर्वतीय क्षेत्र जो दिख रहा है, यहाँ पर वायुदाब सामान्य है। यहाँ पर 0 से दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर वायुदाब, ये जहाँ पे +4 दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर वायुदाब अधिक है। ठीक है, तो वायुदाब का विचलन हम मानचित्र देखकर इस तरह से समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने वायुदाब विचलन और तापमान विचलन को मानचित्र के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। इस चैप्टर को चूंकि मैंने बताया आपको कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आज का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में सामान्य मौसमी दशाओं के संकेत आपको बताए गए थे, जिसमें वायुदाब विचलन और तापमान विचलन का अध्ययन आपने नक्शे के माध्यम से कर लिया है। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए हम उनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मौसम संकेत चिन्हों को मान्यता कौन देता है? प्रश्न क्रमांक 2, अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेतों को मान्यता कब और कहाँ मिली? तीसरा प्रश्न, तापमान मापने की इकाई क्या है? नंबर 4, वायु दाब को मापने की इकाई तथा यंत्र का नाम क्या है? प्रश्न क्रमांक 5, कैपिटल L तथा कैपिटल H से क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो इस तरह से मानचित्र पठन एवं अंकन का यह जो दूसरा चैप्टर था, दूसरी विषय वस्तु थी, इसमें आप लोगों ने पढ़ा और समझा और इन प्रश्नों का हल आपको अपनी कॉपी में करना है। आगे हम इसी मानचित्र पठन एवं अंकन के अंतर्गत आपके लिए लेकर आ रहे हैं चक्रवात, प्रतिचक्रवात, वी आकार की जो अल्पदाब होता है वह, और फान तथा फान रेखाओं के बारे में। इस वीडियो के साथ साथ आप भी पिछली कक्षाओं में जो दिया गया है इससे संबंधित विषय वस्तु उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है और समझना है। ई क्लासेस बाय मनीष सर के वीडियोस को आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।